हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो है प्रीवियस ईयर से जो भी क्वेश्चंस हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वो हम करेंगे। जो एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। स्टैटिक होप आप लोगों को स्टैटिक जीके की जो क्लास थी 10 बजे से वो आप लोगों ने देखी और वो अच्छी लगी होगी। तो आप जो है वो हम पॉलिटिकल की क्लास कर रहे हैं जिसमें हमारे एसएससी से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो हम करेंगे। ये सारे जो प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये सीरीज मैं आपके लिए इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आप लोगों को एक ही जगह जो भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। तो आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी तो आप लोग कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं कोशिश करूँगी कि इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेके आऊँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स में ही नहीं बल्कि हर चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे। तो प्रश्न संख्या 72 है हमारा। 71 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम कंप्लीट करेंगे वो 72 से आगे के प्रश्न करेंगे इस क्लास में। तो आप लोग साथ साथ आंसर भी दीजिए ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग क्लास ले रहे हैं, और लाइक भी कीजिए साथ में और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप तक ये क्लास जो है वो सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया shall the council of ministers be collectively responsible to the Lok Sabha? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होगी? तो आपकी जो आर्टिकल 75 है उसके अंतर्गत जो भी मंत्रिपरिषद होता है उसको लोकसभा के प्रति ये जवाबदेही होते हैं। प्रश्न संख्या 73 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट all authorities, civil and judicial in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत की सीमा में आने वाले सभी प्राधिकरण दीवानी तथा न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? तो ये जो है आर्टिकल 144 जो है ये कहता है कि जो भी भारत की सीमा में आते हैं प्राधिकरण और दीवानी न्यायिक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करेंगे। प्रश्न संख्या 74 है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सब्जेक्ट ऑफ लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री इन इंक्लूडेड इन द भारत के संविधान के अनुसार मवेशी और पशुपालन का विषय किसमें आता है? तो जो भी पशुपालन या फिर मवेशी जो भी है वो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। मतलब कोई भी आपका कानून या कुछ भी बनेगा तो स्टेट अपने लेवल पर काम करता है। प्रश्न संख्या 75 है, आर्टिकल 17 of the Constitution of India deals with the abolition of। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध डैश के उन्मूलन से है। तो जो 17 है आर्टिकल वो आपका अनटचेबिलिटी से संबंधित है, यानी कि अस्पृश्यता से संबंधित है। अगर कोई भी अस्पृश्यता करता है यानी कि छुआछूत करता है तो आर्टिकल 17 के अंतर्गत जो है उसको सजा का प्रावधान दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किए जाने भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? तो ये जो है आपका आर्टिकल 15 जो है इसके अंतर्गत कोई भी
कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है, चाहे कास्ट के अकॉर्डिंग हो या फिर लिंग भेदभाव के अकॉर्डिंग हो, तो कोई भी या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या 77 है, पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग जो 8 है आपका इंडियन टेरिटोरी यूनियन टेरिटोरियल जो है उससे संबंधित है, यानी कि केंद्र शासित जो भी प्रदेश है भाग 8 संबंधित है। और भाग 9 जो है आपका पंचायती राज से संबंधित है, और भाग 9A जो है आपका म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है। भाग 6 जो है आपका स्टेट से रिलेटेड है। तो आपको ये जानकारी और ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट करिए, और इनके आंसर भी कमेंट करते जाइए। तो चलिए प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास NCBC was formed by इंसर्टेशन ऑफ आर्टिकल। NCBC जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद 10 के सम्मेलन में पिछड़ा वर्ग NCBC के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। तो आर्टिकल जो आपका 338B जो है इसके अंतर्गत NCBC का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 79 है, under which article of the Indian Constitution are special provision provided to language spoken in section of population? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आबादी के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान है? तो आर्टिकल जो आपका 347 है इसके अंतर्गत विशेष भाषा का दर्जा दिया गया है। प्रश्न संख्या 80 है, अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो अगर संविधान में संशोधन करना होगा तो आर्टिकल 368 का यूज करना पड़ता है। कोई भी संशोधन होगा तो वो 368 के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न संख्या 81 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू एनार्कली पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो सहायक शक्तियों से संबंधित जो आर्टिकल है वो आपका 140 जो है ये आपका न्यायिक शक्तियों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 82 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल of the Constitution of India guarantees the right to freedom of religious? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो आपकी धार्मिक जो स्वतंत्रताएं हैं जो सारी आती हैं वो आपके आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है वो सारी आपकी धार्मिक स्वतंत्रताएं आती हैं। तो आर्टिकल जो 25 है, आर्टिकल 25 जो है वो आपका फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजियस, यानी कि आपका धर्म को अबाध रूप से जो मानने का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 25 कहता है। आपका आर्टिकल 26 जो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, जो आर्टिकल 26 है वो धार्मिक कार्य जो होते हैं उसका प्रावधान करने की स्वतंत्रता प्रोवाइड कराता है। आर्टिकल 27 जो है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, धर्म को आप अगर प्रचार प्रसार करना चाहते हैं और उसमें आपका खर्चा लगता है तो आप उसकी भी आपको स्वतंत्रता है, यानी कि विशेष धर्म को संपोषित करने के लिए करों का संदेह भी किया जा सकता है।
आर्टिकल 28 है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप जो धर्म है, अगर कोई धर्म के कार्यों को कोई इंस्टीट्यूशन पढ़ाना चाहता है, बताना चाहता है, तो वो कर सकता है, इसकी उसको स्वतंत्रता है। प्रश्न संख्या 83 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मेंटेन्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो होते हैं भारत के संविधान में, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो आर्टिकल जो आपका 148 है, इसके अंतर्गत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को का प्रावधान है। आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ कंट्रोलर and Auditor General of India who shall be appointed by the President, उनको क्या है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, and warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in like manner and on the like ground as a judge of सुप्रीम कोर्ट। इनको जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिमूव किया जाता है, उसी तरह से इनको भी पद से हटाया जा सकता है। तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट भी करिए और इनके आंसर भी आप देते जाइए, ताकि आपको पता रहे कि आपको कितना आता है, मुझे भी पता रहे कि आपने कितनी पढ़ाई की है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो पता लगता है, हमें एनालिसिस कर पाते हैं कि हमारा जो तैयारी है वो कैसी है। तो आप लोग कमेंट करिए और इसके आंसर्स बताते जाइए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 84, विच ऑफ द फ्लोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन इनकरेक्टली मैच विद इट कंटेंट। भारत के संविधान के किस अनुसूचियों का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत किया गया है? तो आपका जो अनुसूची सेकंड जो है, दूसरी अनुसूची, वो भाषाओं से नहीं संबंधित है। तो यही सेकंड है फर्स्ट शेड्यूल द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, पहली अनुसूची और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है पहली अनुसूची में, ये एकदम सही बात है। थर्ड शेड्यूल जो है फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ ओथ और एफर्मेशन, शपथ या पुष्टि की तीसरी अनुसूची प्रपत्र, यानी कि तीसरी जो आपकी शेड्यूल है उसमें आपका जो भी मंत्री होते हैं उनकी शपथ की प्रक्रिया होती है। और फिर है आपका फोर्थ शेड्यूल है, फोर्थ शेड्यूल में आपका एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो आपका जो अनुसूची फोर्थ में रखा गया है। तो आपका जो सेकेंड शेड्यूल है उसमें आपका है द सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द सैलरी एंड emolument of the various posts such as president, vice president, chairman, deputy chairman, judge of supreme court, high court। तो इन सब की जो आपकी सैलरी के बारे में प्रावधान जो है वो आपका सेकेंड शेड्यूल में रखा गया है। प्रश्न संख्या 85 है Article dash of the Constitution of India deals with provision related to the administration and control of scheduled area as scheduled tribe। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो प्रावधान है वो आपका आर्टिकल 244A जो है इसके अंतर्गत आता है, जिसमें कि अनुसूचित जो क्षेत्र है उसका प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या आपका 86 है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज इंक्लूडेड इन द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? तो छठी अनुसूची में जो आपके शामिल है मिजोरम शामिल है, त्रिपुरा, मिजोरम और
The sixth schedule consists the provision for the administration of tribal area in Assam, Meghalaya and त्रिपुरा। त्रिपुरा, मेघालय और असम जो है इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि आपके ट्राइबल एरिया है वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या आपका 87 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल कालीन प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में किया गया है? तो आर्टिकल आपका 360 जो है वो आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। आर्टिकल 360 state of the if the president is satisfied that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of India or any part thereof is threatened, the president may declare a state of financial emergency। अगर भारत के प्रेसिडेंट जो है उनको लगता है कि भाई वित्तीय आपातकाल लगाना चाहिए तो वो इस आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 88 है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया mention that the Lok Sabha must have a speaker and deputy speaker। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो ये जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो आर्टिकल 93 के अंतर्गत रखे गए हैं। तो आर्टिकल 93 में इनका प्रावधान Article 93 of the Constitution states the House of the People shall, as soon as may be choose two member of the House to be representatively Speaker and Deputy Speaker thereof, and so often as the office of Speaker or Deputy Speaker become vacant, the House shall choose another member to be स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एज द केस में बी। तो आर्टिकल 93 के अकॉर्डिंग जो है आपके लोकसभा की जो अपने सदस्य होते हैं उनमें से किसी एक को जो आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनना पड़ता है। तो ये जो है आपका आर्टिकल 93 के अंतर्गत ही आता है। प्रश्न संख्या 89 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है? तो विधानसभाओं के जो गठन किया जाता है वो आर्टिकल 168 जो है उसके अंतर्गत किया जाता है। For every state there shall be a legislature which shall consist of governor, and in the state of Andhra Pradesh, Telangana and Uttar Pradesh और बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड जम्मू एंड कश्मीर 2 हाउस। तो यहाँ पे जो है वो आपके 2 हाउस हैं, यानी कि आपकी जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पे आपके एक ही विधानसभाएं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और जो ये बाकी स्टेट है महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड जम्मू कश्मीर, यहाँ पर 2 विधानसभाएं हैं। इन अदर स्टेट 1 हाउस, और बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे सिर्फ एक विधानसभा है। Where there are 2 houses of the legislature of the state, one shall be known as the legislative council and other as the legislative assembly। एक को legislative assembly और एक को council के रूप में जाना जाता है। And where there is only 1 house, it shall be known as the legislative assembly। जहाँ पर एक हाउस होता है यानी कि एक विधानसभा होती है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं। और जहाँ 2 होती हैं उसको लेजिस्लेटिव
लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न संख्या 90 है, व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है। तो आर्टिकल 49 जो है उसके अंतर्गत आपका जो है आपका प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इम्पोर्टेंस, प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किया गया है। यानी कि जो भी हमारी प्राकृतिक चीजें हैं वो उनका संरक्षण करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो ये जो है आपका आर्टिकल 49 में रखा गया है। प्रश्न संख्या आपका 91 है, व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 49 फॉर 9। प्रश्न संख्या 91 है, व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है। तो आपका आर्टिकल जो 49 है वो जो है आपका अभी हमने किया, जो भी है प्राकृतिक स्मारक हैं उनका संरक्षण के लिए प्रावधान जो है आर्टिकल 49 को रखा गया है। प्रश्न संख्या आपका 92 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। तो आर्टिकल आपका 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। आर्टिकल 32 प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। जो आर्टिकल 32 है वो आपका संवैधानिक जो उपचार है उसको प्रोवाइड करवाता है। प्रश्न संख्या 93 है, एज पर आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो अधिकतम जो सदस्य हमारे हो सकते हैं राज्यसभा में वो हो सकते हैं आपके कितने, ओनली 250 ही हो सकते हैं। According to the Article 80 of the Constitution of India, the composition of Council of State includes 12 members to the nominated by the President। 12 जो सदस्य होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा आपके अपॉइंट किए जाते हैं एंड नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी। और इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर 238 जो हैं वो सदस्य इसमें। आज की क्लास हम 93 क्वेश्चंस तक ही रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है। तो आप लोगों को ये क्लास किस तरह से कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट भी करें, लाइक भी करें एंड शेयर तो बिल्कुल करें ताकि और लोगों तक भी ये क्लास पहुंचे। तो इसी के साथ ये क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।